बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, 10 मई 2025 वो दिन कि जो कौम की इज्तिमाई मज़ाहमत, अस्करी बरतरी और सिफारती हिकमत की जीत का मजहर है। मारकाए हक में तारीखी फतह पर हुकूमत ने 16 मई को मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है, जिसका मकसद दुश्मन के नापाक अज़ाइम के खिलाफ पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद, अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल जुर्रत और आलमी सतह पर सिफारती बरतरी को खराजी तहसीन पेश करना है। हालिया पाक भारत जंग ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि हिकमत, तहम्मुल और कौमी इत्तेहाद ही असल ताकत होते हैं। जहां मैदान जंग में राफेल तैयारे नाकाम हुए, वहीं पर मोदी सरकार सिफारती महाज पर भी मुंह की खा रही है। आलमी दुनिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली की तारीफ कर रहा है। आलमी जरीदे, दी डिप्लोमेट और मुताद्दिद बैन अल-क़ौमी तज्ज़ियाकारों ने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के हमले रोके बल्कि अक़वाम आलम को एक पुरअमन और जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपना मौक़िफ़ भी मनवाया है। जंग में शिकस्त के बाद भारत में सियासी तूफान भी उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम दाग दिया है और दावा यह भी किया है कि इस सौदे में मोदी के करीबी साथी अनिल अंबानी को नाजायज फायदा पहुंचाया गया। भारत का सीज फायर का बयानिया भी ज़मीबोस हो चुका है, क्योंकि आलमी इदारे, इंटरनेशनल सहाफ़ी सब हक़ाइक़ और सबूतों के साथ ये बता रहे हैं कि जंग रुकवाने के लिए खुद भारत ने अमेरिका के पांव पकड़े। चीन की जानिब से भी इंडिया को टफ टाइम दिया जा रहा है और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के नए चीनी नाम रखकर मोदी सरकार को एक और झटका दे दिया है। पाक भारत जंग के बाद अब मुल्क में अमन के दिन हैं। दोनों ममालिक में सीज फायर की मुद्दत में भी इजाफा हो चुका है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी क़ुव्वतें भी एक दूसरे से सीज फायर करेंगी? क्योंकि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दी, तो अब इत्तलात ये आ रही हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकरात की हामी भर ली है। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने भी सियासी हल पर जोर दिया है, जबकि हुकूमती कैंप से भी इंगेजमेंट के मुस्बत सिग्नल्स आ रहे हैं। अब देखना यह है कि हम इस तारीखी फतेह को दाखिली इस्तेहकाम, कौमी मुकालमे और सियासी हम आहंगी में बदल पाएंगे या नहीं, और क्या जंगी कामयाबी के बाद पाकिस्तान सियासी शऊर और कौमी यकजहती की नई सुबह देखेगा। इन टॉपिक्स पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, जवाद फैज़ी साहब, साबिक सफ़ीर हैं नाइला चौहान साहिबा और एयर वॉइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। रज़ी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते स्टूडियो से, वरना मेरी कोशिश ये थी कि ज़रा आबिद राव साहब की तरफ हम लोग चलते। सर, जो हालात अब हम देख रहे हैं, मोदी को आलमी दुनिया पर तो हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा ही, लेकिन अब उसके अपने घर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और सिर्फ यही नहीं कि उसकी कारकर्दगी पर नोटिस लिया जा रहा था, बल्कि अब करप्शन के इल्ज़ामात जो है वो मोदी के ऊपर मौजूद हैं। इस तमाम तर सिचुएशन में जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसके लिए आने वाले दिनों में तैयार रहना होगा। देखिए, मोदी साहब ने एक दो मौके के ऊपर ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे जंग के अंदर वक्फा आया है, ये रुकी नहीं है, ये जंग बंदी नहीं हुई, सिर्फ फायर जो है वो कुछ वक्त के लिए टाला गया है या रोका गया है। लेकिन उसके बाद फिर हमें इस जंग के जो गारंटर्स हैं, अमरीकी सदर जो है, उनके भी बयानात के ऊपर नज़र डाल लेनी चाहिए। उन्होंने तकरीबन ट्रोलिंग की है मोदी साहब की, और ख़ास तौर पे अपने दौरा सऊदिया के दौरान भी, और मुख्तलिफ बयानात के ऊपर भी उनके तर्जमानों ने भी तकरीबन ट्रोलिंग की है मोदी साहब की कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोदी साहब जो हैं वो अपनी जनता के सामने फेस सेविंग ले रहे हैं। अच्छा। और उनको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दौरान वो बड़ी बड़ी बेपारकी भी उड़ा रहे हैं, जिसमें से एक ये है कि उन्होंने सरगोदा के पास पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर साइट के ऊपर भी ड्रोन दागा। हालांकि जब हमने पता किया तो वो एक यूरेनियम की साइट थी, जिसमें से तकरीबन आज से 2 दहाइयां कबल काम करना छोड़ दिया गया हुआ था, यानी जो कुछ उसमें से निकालना था वो निकाल लिया गया हुआ था। लेकिन उनके रिकॉर्ड के अंदर वही पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल की साइट होगी। इसके अलावा भी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया ने भी एक खबर चलाई है, मैंने कहा उसको भी लगे हाथों हम क्लैरिफाई कर दें कि बरामोस की एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो कि पठानकोट के पास था, उसको पाकिस्तान ने हिट किया और उसमें से रेडिएशन होना शुरू हो गई है। IAEA जो है, जो कि आलमी एजेंसी है बराए एटमी तवानाई, उसने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान और भारत दोनों जगह के ऊपर
किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ना तो हिट किया गया है और ना ही उसको डैमेज हुआ है। सही। तो इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, या इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनाब हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया है, दोनों के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। अगर कोई रेडिएशन होती तो यकीनन उनके मॉनिटर्स होते हैं, उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं जो इस अमर की तस्दीक करते हैं। चलिए, इसको इंटरनेशनली किस तरीके से पाकिस्तान को सल करना चाहिए, मैं क्योंकि हरगिज नहीं चाहते थे कि हम लोग मोदी सरकार के किसी भी या उनकी मीडिया के किसी भी प्रोपेगेंडा को यहाँ पर डिस्कस करते, लेकिन जब पाकिस्तान की सलामती की हो तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है। नाइला चौहान साहब, मुझे ये बताएगा, जो रिजवान रज़ी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे और मैं भी सिर्फ आना चाह रही थी कि पहलगाम तहकीकात से होता हुआ अभी जो मोदी है वो इस मामले तक पहुंच चुका है, इस प्रोपेगेंडे तक पहुंच चुका है, जो कि वो अपने लोगों को सेल करने की कोशिश कर रहा है कि एटॉमिक रेडिएशन के इल्जामात पाकिस्तान पर आयद किए जा रहे हैं। स्ट्रेटजी पाकिस्तान के सिलसिले में क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है और पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हम पहल नहीं करेंगे। तो अगर उन्होंने हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नहीं छेड़ा तो हम भी उनको नहीं छेड़ेंगे। और हम बड़े असूल पसंद लोग हैं और हमारे पास दलाइल हैं कि हमने कोई ऐसा, जो ये ब्राह्मोस की बात कर रहे हैं वो मतलब गलत है कि रेडिएशन उसमें से आ रही हैं। और बेसिकली अगर आप देखिए तो आपने जैसे खुद भी फरमाया कि मोदी साहब को बहुत नदामत का सामना है। उन्होंने अभी जो स्पीच भी की उसमें उन्होंने बेपर्की उड़ाई और वो जो है उसको सस्टेन नहीं कर सक रहे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं जी ये सीज फायर है, जंग खत्म नहीं हुई है, हाँ जी, जबकि उनके पास इतनी अहलियत भी नहीं है और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑलरेडी उनको कंडेम कर दिया हुआ है उनके एक्शन के खिलाफ। दूसरा ये कि वो जो टेररिज्म का एक अलापते राग, वो भी अब जो है वो फॉल्स फ्लैग ही निकला, क्योंकि उन्होंने किसी उस टेररिस्ट की जो इंस्टॉलेशन तो कॉल्ड उनको नहीं अटैक किया। पाकिस्तान खुद टेररिज्म के खिलाफ जंग करता आया है। 9/11 से अब तक आप सोचिए कि कितने साल गुजर गए, 90,000 जानें हमने कुर्बान की हैं। तो ये इनका राग अलापना जो है बिल्कुल बेवजह है। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात आती है, हम लीगली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हमें चले जाना चाहिए, लेकिन जो ट्रीटी इटसेल्फ है अगर वो आप पढ़ें तो उसमें कोई भी सस्पेंशन का, अबेयंस का क्लॉज है ही नहीं। मैं इसी तरफ आपकी एक और तवज्जो चाहूंगी। मुझे आपने कहा ना कि हमें इसके लिए अब चले जाना चाहिए। एक तो ये कि वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होना चाहिए कि जहां पर पाकिस्तान और भारत दोनों के जो लीडरान हैं, अहदेदारान हैं, वो वहां पर बैठे और वहां पे नेगोशिएशंस इस सिलसिले में। और दूसरा मुझे ये भी बताएगा पाकिस्तान को इस सिलसिले में कितनी जल्दी पहल करना होगी। देखिए, जहाँ तक तो वाटर ट्रीटी की बात है उसके लिए तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। आप शायद उस तरफ हवाला दे रही हैं जो जेडी वैंस ने कहा था कि किसी न्यूट्रल साइट पे हो। हमारे लिए यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि हम कानून पसंद लोग हैं, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का इशू जो है पिछले 7 दहाइयों से है, वहीं हमें जाना चाहिए, वहीं पे इस पे बहस हो चाहिए और वहीं पे कश्मीर का पीसफुल रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत होना चाहिए। इंडिया हमेशा रिजेक्ट करता आया है। ट्रंप साहब ने भी जब ऑफर किया तो वो थर्ड पार्टी नहीं चाहते, कहते हैं हाँ बायलैटरली करेंगे। शिमला एग्रीमेंट को भी इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। जब शिमला एग्रीमेंट अगर आप पढ़ें तो उसका पहला जो प्रियम्बल क्लॉज है वो यूएन प्रिंसिपल्स के बारे में है और फिर उसके अंदर भी जो आर्टिकल्स हैं उसमें है कि अगर आप बायलैटरली नहीं सॉल्व कर सकते तो आप यूनाइटेड नेशंस में जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा नाइला साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि अगर हम सफारती आदाब की उसूलों को मलूसे खाते रखते हैं तो कितना वक्त दरकार होता है इस मामले में, मतलब यानी कि एक वेन्यू पर पहुंचकर गुफ्तगू करने का, तक कि दोनों फरीक बैठकर सिलसिले में बात कर सके और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपना किरदार अदा कर सके? मतलब क्या प्रोसीजर होता है और कितना वक्त चाहिए होता है इसके लिए? प्रोसीजर का तो टाइम
नहीं लगता इमरजेंसी ये 6 मई का इन्होंने सिलसिला किया जी। तो हमने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, क्योंकि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं और उसमें जो है क्लोज डोर इजलास भी हुआ जिसमें हमने सारी दुनिया को बताया कि ये हिंदुस्तान के यानी भारत के बहुत गलत अज़ाइम हैं और इसको रोकना ज़रूरी है और सारी दुनिया को हमने हकीकत बताई। अब जब सीज़ फायर के बाद मेरा ख्याल है ये एक कंसेंसस से हमें ये फैसला करना है कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है नायला साहब, पॉइंट आपका आ गया और वैसे भी कुछ टेक्निकल इश्यूज है, वी जस्ट होप कि हम इसको जरा रिजॉल्व कर लें। हमें एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद राव साहब, ये भी बताइएगा कि जंग के दौरान हमने देखा कि रवायती असलहे से हटकर हमने इस बार जो साइबर वॉर है उसकी मदद से अपने दुश्मन को मात दी है। इस महाज में पाकिस्तान अब कितना आगे पहुंच चुका है और जंगें जीतने और जंगें लड़ने के हवाले से दुनिया का पर्सपेक्टिव अब किस हद तक तब्दील हो चुका होगा? देखिए, मैं ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरा ख्याल ये दुनिया अभी शॉक में है। अभी इसके एनालिसिस चलेंगे चंद एक महीने कि पाकिस्तान ने ये इंटीग्रेशन कैसे अचीव की है, सैटेलाइट में हमारे क्या एसेट हैं। एयरफोर्स ने पिछले 3-3.5 सालों में स्पेस में भी अपने एसेट्स भेजे हैं, एटलीस्ट ऑन 2 सैटेलाइट्स दैट इज नोन इन पब्लिक। तो ये पहली दफा था कि हमने वॉर को, जैसे कहते हैं ना कि आपने जमीन से हवा में और हवा से स्पेस में ले गए हैं और फिर इन तीनों को इंटीग्रेट किया है। तो अल्लाह का करम है कि ये बड़ा सक्सेसफुली हुआ एंड मोर सो कि ये इंडिया के लिए एक शॉक की तरह आया है। सैटेलाइट ज्यादा लॉन्च किए हैं, हमसे पहले लॉन्च किए हैं। उनकी सलाहियतों पे इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है, खुदा का शुक्र है वो पूरा नहीं हुआ, वो झूठ निकला। तो ये अब एक ऐसा एक वेपन एयरफोर्स के पास है जिसमें आप किसी को कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं। तो उस लिहाज से जी ये एक दिन का एफर्ट अगर आप देखें, एयरफोर्स तो एक्चुअली एक दिन तो वो इन्वॉल्व रही है और एक दिन रही है जब ये स्ट्राइक्स हमने भेजी है S-400 के पीछे और ब्रह्मोस के जो उनका जखीरा था उसके ऊपर। तो S-400 की 2 साइड से अटैक हुई हैं। एक ये मेरा ख्याल ब्यास में किसी जगह पे ये है, तो या क्या नाम है उसका, वहां पे ये ब्रावोस की है। बाकी ये जो हमारी तीसरी जो एक टाइप की लड़ाई नहीं थी इसमें, वो UAV की और ये ड्रोन्स की थी। उसमें मतलब जिस दिल्ली के ऊपर पोजीशन कर दिए थे उस दिन सही पैनिक मची थी। उस दिन ये भागे गए हैं, अमेरिका के पांव पड़े और कहा कि जी हमारी आप सीज फायर करवा दें। अच्छा, आबिद राव साहब, अगर अमेरिका का जिक्र हो ही गया है तो मैं जरा ये भी इस मामले पर भी आपकी चाहूंगी कि आप गुफ्तगू फरमाएं कि अमेरिका, ठीक है, मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है उनकी बदौलत, उनकी इंटरवेंशन की बदौलत ये सीज फायर हुआ और इस बात का क्रेडिट वो चूंकि गल्फ कंट्रीज के विजिट्स पर है, वहां पर वो हर जगह पर जब भी गुफ्तगू फरमाते हैं तो इस बारे में बात भी होती है। आज ये खबर भी आई कि चीन ने भी भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के चाइनीज नाम रख दिए गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, लेकिन इस चीज का क्या कोई रिबटल आ सकता है नेगेटिव वे में? क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की बदौलत हुआ, लेकिन चाइना और अमेरिका के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उससे भी कोई ढकी छिपी बात नहीं है। इस तरीके में सिचुएशन आपको क्या बनती हुई नजर आ रही है इस खित्ते के लिए? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊं। हमारी तो मतलब 47 में हम आज़ाद हुए, फिर हमारी लड़ाई हुई, फिर वो सीज फायर लाइन बनी जो बनते अब लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे 1914 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी थी। अच्छा, जिसको चाइना ने कोई 7-8 साल पहले चैलेंज किया है कि ये चूंकि उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक वीक चाइनीज गवर्नमेंट के दरमियान हुआ था और कोर्शन के तहत हुआ था, अब इट नीड्स टू बी रीनेगोशिएटेड। तो ये इनका पेंडिंग वो चल रहा है। लेकिन इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहते रहे कि इसमें ज्यादा शोर ना मचाओ बिकॉज चाइना किसी दिन भी क्लेम कर लेगा, जो उसने अब कर लिया है। मतलब वो बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चाइना मतलब उसको बाई फोर्स लेगा। चाइना ने तो 40 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी और कहा था कि हम 2025 तक किसी आर्म कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये साल आखिरी है उसका। अब इसके बाद ताइवान की बात आती है या ये इंडिया के साथ इन बॉर्डर्स पे आती है
या मंचूरिया की साइड पे कुछ आती है। तो ये अब चाइना जो है ना जाग गया है, उसको अपनी ताकत का अंदाजा है। उसने फुली पावरफुल होने से पहले कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई जज्बाती नारे लगाए। हमने देखा होगा चाइनीज ना नारे मारते, चाइनीज ना स्लोगनियरिंग करते इस हद तक कि वो अपने जहाजों की, अपने आर्मेंट की सही मार्केट। तो इसलिए अब जो एक टर्निंग पॉइंट आया है, जो फॉर्चुनेटली ये है, तो एक 10 दिन का इवेंट जो हमारा और इंडिया का हुआ है, लेकिन इस बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अब आ गए, इन्वॉल्व हो चुके हैं। दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा, इस पे रिजवान जी साहब कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं? राव साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शने का। वो जो औरंगजेब साहब, वो भी एयर वाइस मार्शल हैं, उनकी भी आजकल बड़ी धूम है, और आप भी माजी में रह चुके हैं। मुझे एक बात समझाइएगा कि चलिए एज ए डिफेंस इंथुजियास्ट हम मुख्तलिफ़ किस्म के नोट्स या पॉड्स देखते थे अपने JF थंडर के ऊपर, तो हमें उनकी समझ नहीं आती थी। ये जो 10 की सुबह जिस तरह JF थंडर ने बदमाशी की है कि वो जितना जब चाहा है वो उनकी स्पेस में घुसा है और जिस चीज़ को चाहा हिट किया और पूरी सलामती के साथ वापस भी आ गया। सर ये क्या था? मेरा मतलब है कि ये कोई सैटेलाइट के ज़रिए हम कोई उनको चोक कर रहे थे, या हमने जाके हमारे साइबर अटैकर्स ने उनको बिल्कुल ही बेबस कर दिया था? चलिए S-400 ना सही, कोई और तो सिस्टम होगा ना उनके पास, हमारे पास भी एक से ज़ायद है, तो वो रिएक्ट कर लेता। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन हुआ क्या था? देखिए, सरफेस टू एयर मिसाइल्स उनके पास अपने बनाए हुए भी, आकाश, जिसका वो बड़ा मतलब बुकिश वैल्यू तो उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इफेक्टिव है अभी तक किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ। देखिए, जब ये 6 और 7 की दरमियानी रात को उनके ये 3 राफेल गिर गए, एक Su-27 गिरा, एक MiG-29, एक मिराज 2000, तो कहने का उसमें फिर देखिए वो उस शौक में थे कि वो नहीं चाह रहे थे, बिकॉज ये जो जहाज गए हैं हमारे उधमपुर और ये बटिंडा और भुज, इनके साथ A-10 गए हैं एस्कॉर्ट्स। तो इनकी मौजूदगी में इन्होंने वापस आके यही रिपोर्ट की है कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं थी, कोई जहाज इनको चेक करने नहीं आया, और डेफिनेटली इसमें EW के हमने एलिमेंट्स यूज किए होंगे, उनकी कोई रेडार होगी उसको जैम किया होगा। ये जो सरफेस टू एयर वेपन्स हैं, इनमें ये अब वो सी एंड रेडार कंट्रोल्ड हैं। आप इनकी रेडार जैम कर दें तो ये रॉकेट से ज्यादा इनकी वैल्यू कोई नहीं है। सही। ये इनकी बस इस पूरे राव साहब पूरे एपिसोड के अंदर उन्होंने अपने तेजास को हवा नहीं लगवाई जी। उन्होंने अपने जहाज तेजा को जो उन्होंने बड़ा ऑर्केस्ट्रेट किया, तेजास को हवा नहीं लगवाई। अच्छा, मुझे एक क्विकली ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। रॉबिन साहब, मुझे क्विकली ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। फैज़ल साहब, मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब आती हूँ तो आपसे कंटिन्यू करती हूँ। स्टे ट्यून पब्लिक ओपिनियन। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, और कभी कभी जो हाथों से बांधते हैं वो आपको दांतों से खोलनी पड़ जाती है। तो ये जो मौजूदा मंजरनामा है, कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश कर रहा है, और स्पेशली मैं भारत के हवाले से कह रही हूँ। और मीन वाइल आर्टिकल 370 की खिलाफ वर्जी आपको याद होगी मकबूजा वादी कश्मीर के हवाले से, तो आज भारत के साथ भी अरुणाचल प्रदेश में भी यही हुआ है जो चाइना ने उसके साथ किया है। जवाद फैजी साहब, मैं यहाँ पे DGISPR की गुफ्तगू का हवाला देना चाहूँगी जो उन्होंने स्काई न्यूज़ से की है, और इसकी कुछ ब्रेकिंग की टिकर्स अब से प्रोग्राम के दौरान हमारे नाज़रीन ने देखे भी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक उसने भारत की बहुत बड़ी मुसल्लह अफवाज के बावजूद एक बहुत बड़ी फौजी फतेह हासिल की। भारत इस बात पर भी नाराज़ है कि अमेरिका इस बहरान के दौरान मसले कश्मीर को उजागर क्यों कर रहा है। अब अमेरिका के लिए भी एक असल इम्तिहान की घड़ी है कि वो भारत पर किस हद तक कश्मीर वाले मामले पर दबाव डाल सकता है। फैज़ी साहब, देखिए ज़रा अभी बात हुई, राव साहब भी ये कह रहे थे कि बड़े शॉक्ड हैं और बड़े शॉकिंग है उनके लिए। मैं ये समझता हूँ कि पहले उन्हें उर्दू और पंजाबी का बड़ा शौक सी कि आओ जंग लड़ लेने, पानी बंद कर देने, हमला कर देने, और उसके बाद इंग्लिश वाले शौक के अंदर जो है ना वो बुरी तरह फंस गए हैं। और ये जहाँ तक बात है कि अमेरिका, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू किया गया, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका हिंदुस्तान को भी बहुत कुछ बेचना चाह रहा है, और फ्रांस के तैयारों के बाद तो, और रशिया के बाद, और इसराइली ड्रोन्स के बाद तो अब अमेरिका की तरफ देख रहा है हिंदुस्तान। मगर असल इशू यही है कि कश्मीर का मामला फर्स्ट टाइम अमेरिका ने
खुद उसके सदर ने ये बात कही है कि अब बड़ा पुराना मसला है, तनाज़ा है जिसे हल होना चाहिए। और उन्होंने ख़ास तौर पे जिस तरह सऊदी अरब में खड़े होकर भी गुफ्तगू की पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से, और जिस तरह वहाँ अरब तावन कौंसिल के जो मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान थे उनसे गुफ्तगू में भी उन्होंने ये कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये प्रॉक्सीज़ भी ख़त्म हो। लिहाजा हिंदुस्तान को अपने ही किए हुओं पर बहुत ज़्यादा मलामत भी हो रही है, और चूँकि उसका चेहरा खुल गया, उसकी तकनीकी सलाहियतें खुल के सामने आ गई नाकामी की सूरत में। और अभी राव साहब ये कह रहे थे कि कुछ महीने पढ़ाया जाता रहेगा, मैं समझता हूँ कि नहीं, मेरा तो ख्याल है कि क़यामत तक ऐसे मौज़ूआत जो है वो बच्चों को पढ़ाते रहे जाएंगे। और न सिर्फ जंगी मामलात के हवाले से, बल्कि एक और भी जुमला कहना चाहता हूँ, मीडिया के हवाले से भी अब ये बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा कि उनके मीडिया ने जिस तरह कराची पे काबज़ हो गए, जिस तरह आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से वो पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, हाँकते रहे, बोलते रहे बगैर सोचे और समझे। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जहाँ इलाकाई तनाज़ात के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के हवाले से, वार जोन्स के हवाले से पढ़ाया जाएगा बच्चों को, और ख़ुद स्कॉलर्स इस पे अपनी जो अब राय नहीं पैदा करेंगे रिसर्च के बाद और तहकीक के बाद। लिहाजा इसी तरह मीडिया के हवाले से भी नई जहतें सामने आएंगी, नई चीज़ें सामने आएंगी कि एक ऐसी ताकत जो एटमी ताकत हो और उसका मीडिया किस तरह बोल रहा था, चीख रहा था, चिंगाड़ रहा था, और किस कदर झूठ जो है पूरी दुनिया में वो बेचने की कोशिश की जा रही थी, बदतमीजियों के साथ और गलत ज़बानो बयान के साथ। मैं तो सच्ची बात है कि आइंदा आने वाले जो दिन होंगे या मुस्तकबिल में, मैं दो चीज़ों के हवाले से मैं ये बाकायदा देख रहा हूँ कि अब हमारे जो दायरे होंगे पढ़ाई के, रिसर्च के, वो यकसर तब्दील हो जाएंगे और क़यामत तक हिंदुस्तान पे थू थू होती रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा फैज़ी साहब। आई विश कि आपकी कहा हुआ एक एक हर्फ जो है वो भारत के हवाले से सच्चा साबित हो। नायला चौहान साहिबा, चूंकि सफारतकारी के शुरू से आप बखूबी वाकिफ हैं, हमें ये बताइएगा जिस लम्हे ये सीज़फायर हुआ और अमेरिका ने इंटरवीन किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो शराइत रही होंगी उसमें कश्मीर एक ऐसी मजबूत शर्त रही होगी कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उसके ऊपर एम्फसाइज करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, उस चीज़ को इंडोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये चीज़ अब भारत से हजम नहीं हो रही? बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर इसको आप जनरल कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो पहलगाम हुआ ही कश्मीर में था। सो भारत ने बजाते खुद भी दुनिया की नजरें कश्मीर पे ले आए, और फिर उन्होंने जो बताया कि वो 26 जो लाशें वो दिखा रहे थे वहाँ पे सोशल मीडिया में, जिन लोगों की एलिजिडली वो लाशें थी वो तो कह रहे थे हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, उनकी वीडियोस हमने अपनी आंखों से देखी। ट्रू दैट, एग्जैक्टली। तो फिर ये लाशें किन की थी? ये यकीनन इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये मासूम कश्मीरियों को मार के और उन्हीं को जो है बदनाम भी कर रहे कि इन्होंने जो है टेररिज्म की है, और वही शहीद भी हुए वे। क्योंकि आप देखिए कि जो उन्होंने फिर अटैक किया उसके बाद सो कॉल्ड टेररिस्ट उनके जो थे वो मासूम कश्मीरियों के घर उजाड़े, मासूम कश्मीरियों की दुकानें उजाड़ी, उनकी रोजगार उजाड़ी, और ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी की। सो भारत जो है अब तक तो ये खेल खेलता रहा, लेकिन आपने जो पहले बात की आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की 35A की, हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी, इसका बैनुल अक़वामी कानून से कोई ताल्लुक नहीं था। सही। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कश्मीर वॉज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप और सारे कह रहे हैं कि कश्मीर को हल करना लाजिम हो गया है। लेकिन जहां तक चीन की बात है तो उनके जो बॉर्डर्स अनडिफाइंड हैं, जो उन्होंने बड़ी दफा भारत को दावत भी दी कि आप इसको जो है निगोशिएशन, जैसे पाकिस्तान के साथ भी निगोशिएशन के थ्रू हमने चीन के साथ अपना बॉर्डर हल कर लिया था। भारत ये नहीं चाहता था बिकॉज वो हर वक्त शरपसंदी और फसाद में लगा होता है। तो अब चीन ने फैसला कर लिया कि ठीक है, जो हमारी जगह है हम उसका, उन्होंने ज़ेंगनान नाम दे दिया है, जो कि पहले इंडिया उसे अरुणाचल प्रदेश कहता था। सो अब ये दो चीजें फर्क है, ये हमें मद्देनजर रखना हो। कश्मीर जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे है, जबकि ये जो है ये कश्मीर और भारत और समझे कश्मीर
और चाइना के दरमियान अनडिफाइंड टेरिटरीज जो हैं, जो यूएन में अभी नहीं आई, ये उनका मसला है। लेकिन पाकिस्तान की जो है सिफारतकारी बहुत कामयाब रही कि जो भारत चाह रहा था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से उनका जो राइट निकाल रहा था, आइडेंटिटी निकाल रहा था, अव्वल तो उनको हक ही नहीं मिलता कि वो कश्मीरियों की आइडेंटिटी को डिफाइन भी करें। अब वो शर्मिंदा हो गए हैं, अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी। अच्छा, आप बात कर रही हैं नायरा साहबा कि वो शर्मिंदा हो गए हैं। मुझे ढिठाई जिस हद तक नजर आ रही है नरेंद्र मोदी की मीडिया में और उनके गवर्नमेंट में, उसकी तो शायद कुछ नींद कहीं से मिलती हो। ऐसा तो मतलब आप तो फिर वही बात आ गई ना कि हमारा मीडिया हो या हमारे जितने भी तज्जियाकार हो, बहुत ही बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं अपने तज्जियों में। लेकिन मुझे राव साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से भी नायरा साहबा भी फरमा रही थी ना कि जो चाइना ने स्टेप लिया है, उसके बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया और बैनुल-अक़वामी इदारों का प्रेशर एक अलग मामला, पाकिस्तानी अफवाज ने जो अपनी धाक बिठाई है वो एक अलग मामला, फिर जो बॉर्डर इंडिया का चाइना के साथ कनेक्टेड है वहां से भी उसको परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन आने वाले दिनों में क्या खुदा ना खास्ता किसी और तनाव का बाइस बन सकती है और इस पर हमें किस हद तक डॉग वॉच रखना होगी? देखिए, ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर कहने कोई इसका मिलिट्री सॉल्यूशन या कोई वन टाइम ऐसा कोई ऑपरेशन करके पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ। चाइना से तो उनकी जान निकलती है। देखिए 4 साल पहले भी जब इनका वो हुआ था तो उन्होंने डंडों से पीट के इंडियन फौजियों को भेज दिया था। फिर वो लड़ाई बढ़ी तो वो डंडों के ऊपर वो खारदार तार लपेट के आ गए और ये इनकी काफी कैजुअलिटीज हुई थी। इंडिया पार्लियामेंट में अपोजिशन तो बोलती है लेकिन बीजेपी के लोग जो है ना इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करते। अब ये हिमाकत से ये जो इसकी जो राजनाथ है, वो दूसरे अजय शाह है और दूसरा वो जो एक कार्टून है वो जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है जी, ये इन लोगों में इतने ज्यादा एग्रेशन है कि इन्होंने पूरी कौम को जलील करवा दिया। एक छोटी सी करेक्शन कर दूं, मैंने पहले कहा था कि 2-4 महीने इसके एनालिसिस चलेंगे। मैंने ये नहीं कहा था भाई तो अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर भी जा रही है। हम तो खालिद कैंपेन भी अपने मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से पढ़ाते हैं, वो तो एक फॉरएवर वाला सिलसिला है। बट मैं एनालिसिस की बात कर रहा था तो सेड दैट नायला साहिबा ने बहुत अच्छी बात की है कि ये इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 370 और 35A को अबॉलिश किया है, यूनियन टेरिटरी में की है। बट आई वुड लाइक टू ऐड ओनली वन थिंग कि देखिए कश्मीर का वो जो इशू 48 में था ना, अब बहुत डिफरेंट। अब इसमें चाइना भी एक हिस्सेदार हो गया है। जो पट्टी चाइना को दे दी गई थी कश्मीर में, उस अब वो भी उस पर दावेदार हैं और इंडिया को इस चीज का एहसास है। उनके टीवी प्रोग्राम में अक्सर मैंने सुना है कि चाइना को भी निकालो वहां से, पाकिस्तान को भी खुदेड़ दो। दैट इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज। तो वो अब चाइना उसको नहीं देगा। तो ये एक कश्मीर का इशू जो बायलैटरल था खुद मल्टीलैटरल और या यूनिवर्सल एक किस्म का हो गया है। अब ये देखना हमें है कि हाउ सिंसियर इज ट्रम्प। क्या टर्म्स हम बताएंगे कि जी आप सालिसी इस अंदाज में करें। इंडिया स्ट्रॉन्ग उसके साथ आएगा और दुनिया अब हमदर्दी अब माने या ना माने वो उसके साथ है। आपकी अरब वर्ल्ड कश्मीर पे इंडियन उसको सपोर्ट करती है। ये देखिए दुनिया में डिप्लोमेसी और वॉर साथ साथ चलती हैं। डिप्लोमेट्स अपना इंटेलेक्ट यूज करते हैं, सिविल कपड़ों में होते हैं, वेपन्स नहीं होते। फौजी इन्हीं के भाईबंद है जो इसी पॉलिसी को लेके। मैं अगर आपकी बात को मुख्तसर कर सकूं बड़ी माजरत के साथ, तो राव साहब आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री जो हमारा विंग था उसने तो जो करना था वो कर दिखाया और इंशाल्लाह आगे भी वो हम वक्त तैयार रहेंगे। अब जो हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है उसको फिलफौर इस अंदाज में मुतहरिक होने की ज़रूरत है कि ये मामला जो है वो हल की जानी बढ़े। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी जिक्र करेंगे विद इन द पाकिस्तान। इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पर, पाकिस्तान की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। नाज़रीन, पॉलिटिकल अगर हम लोग बात करें तो आज एक बड़ी एक अहम डेवलपमेंट मंजर आम पर आई कुछ कंफर्म सोर्सेज की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कौमी असम्बली में मुज़ाकरत की दावत पर बानी PTI ने हामी भर ली है। अब इसे इंडोर्स किया गया जो कि सूबे के वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत कर रही है। वो ये कहते हैं कि बानी PTI ने कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताहम जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो इस वक्त चेयरमैन PTI हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी डील से इनकारी है मगर सियासी मामलात को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दे रहे हैं।
फैज़ल साहब आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि जो भारत के साथ सीज फायर हुआ पाकिस्तान का, अब आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की सियासत है, अंदरूनी सियासत, यहाँ पर भी सियासी सीज फायर की ज़रूरत आ पहुँची है? देखिए, इस सीज़ फायर की हमेशा कोशिश तो पहले भी की गई थी जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ तब भी, लेकिन वह उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुर्सियां फलांगता हुआ गुजर जाया करता था और हाथ नहीं मिलाता था। फिर जब ये वज़ीर आज़म बन गए तो इन्होंने फिर ये कहा कि आइए बैठते हैं और मिलजुल के आगे चलते हैं, जो कोर इश्यूज़ हैं उन्हें भी ज़ेर बहस लाया जाए। लेकिन एक चीज़ है ज़रा आप वो मैं ज़रूर कहूँगा, इस वक्त बाज़ मखसूस अनासर जो है ना वो इस चीज़ को यूँ पेश कर रहे हैं कि ओए होए NRO मिल जाएगा और देखें उधर जमायमा, फिर इनके साहबजादगान, बेटी की बात कोई नहीं कर रहा। खैर, लेकिन वो जिस तरह की चीज़ें ला रहे हैं ना जी कि अब ये कोई मुका होने वाला है। देखें, इस वक्त तो हुकूमत और रियासत जिस नहज पे है, पूरी दुनिया में वाह वाह है, बल्ले बल्ले है, सजदा शुक्र है, तशक्कुर है, जश्न फतह है, इसमें तो अब ज़रूरत रही नहीं है। लिहाजा उसके बावजूद, ज़रूरत न होने के बावजूद फिर भी अगर ये बात की जा रही है कि आइए पार्लियामेंट को बेहतर अंदाज में चलाइए, पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं, सियासी इस्तेहकाम भी लेके आते हैं, मुआशी इस्तेहकाम भी लेके आते हैं। और आपने देख लिया, जिस तरह पहले भी बात हुई, पूरी दुनिया में चर्चे हैं, लोग तो ये कह रहे हैं और बड़े बड़े जिस तरीके से बल्ले बल्ले है उस तरीके से जरूरत महसूस नहीं हो रही। मेरा इस पर अगर करके कॉमेंट ये है एक सवाल की सूरत में कि अगर ऐसा ही है जैसा आप फरमा रहे हैं, तो डीजी का SPR ने जब क्या कहते हैं कौम को मुबारकबाद पेश की और जिन्होंने तफसील के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने जो तशक्कुर अदा किया वो तमाम सियासी जमातों के हवाले से किया। उन्होंने मखसूस सियासी जमातों का नाम नहीं लिया वहां पर, जो कि एक कौम को इंटैक्ट करने के हवाले से बड़ा खूबसूरत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नहीं, ये तो पहले दिन से उनकी कोशिश रही है कि ऐसी हरकतों पे ना आया जाए। और जो मई के महीने में हिंदुस्तान ने किया, वो 9 मई को भी बड़ा कुछ हुआ था, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि एतराफ़ कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। और माफिया तो मांग रहे हैं ना, एतराफ़ करने के बाद रहम की अपीलें भी कर रहे हैं जो इन केसेस में हैं। लिहाजा मैं तो यही समझता हूँ कि इसको बजाय इस पर लेके जाने के कि जी बड़ा ज़रूरी है फ़लानी शख्सियत, नहीं, मुल्क का बहसियत मजमूई जो तासुर जाना चाहिए ना, वो इस किस्म का जाना चाहिए। और इसीलिए हुकूमत ने भी कह दिया, और अच्छी बात है अगर जेल में बैठे शख्स ने ये कह दिया है कि ठीक है मुल्क को कौम के लिए बातचीत होनी चाहिए, तो बातचीत तो होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि बंदा बाहर आ जाएगा और बंदा फटाफट निकल जाएगा। रज़ी साहब, बातचीत का अमल तो पहले भी कई बार शुरू होता रहा है ना, लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ हैं, मामलात थोड़े बहुत ही संजीदा हैं। आपको इस बार कोई इसका तोड़ चढ़ता नजर आ रहा है मामले का? देखिए, पहले भी मुज़ाकरात के लिए कमेटियां भी बनाते रहे हैं वो, और फिर उन मुज़ाकरात को स्क्रैप भी करते रहे, वो कमेटियां भी तोड़ते रहे। इस दफ़ा ये जो खबर जिसका आपने हवाला दिया, मैं उसके साथ एक और खबर जोड़ना चाह रहा हूँ। वो हमारे दोस्त हमाद हसन साहब की खबर है। हमाद हसन साहब जी, और उनका ये कहना है या उनका ये दावा है कि इस दौरान अडयाला के ऊपर कोई ड्रोन स्ट्राइक करके बानी PTI को नुकसान पहुंचाना था या उनकी जान लेना था। और ये प्रोजेक्ट जो था ये ना इंडिया में बना या ना पाकिस्तान में बना, बल्कि किसी तीसरे मुल्क में बना। अच्छा। और चूंकि ये अख्फा कर लिया गया और बानी PTI से शेयर कर लिया गया कि ये प्रोजेक्ट है, और वो हुकाम के कंसेंट के साथ वहाँ पे जितने दिन जंग रही है 4-5 दिन वहाँ से मूव कर दिए गए थे। तो उसके बाद उनका एतमाद बढ़ा। ये वो उन्होंने दावा किया, आज उन्होंने ये दावा किया है, ऑफिशियल ज़राए भी उन्होंने कोट किए हैं। ये उनका दावा है कि उसके बाद एतमाद बढ़ा है दोनों अतराफ के दरमियान, और ये जो मुज़ाकरात वाला डोल है उसके बाद डाला गया है। और मतलब कि मीडिया से भी इसको अख्फा रखा जाएगा। मुझे तो दुख हो रहा है कि वो जो सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर हैं बेचारे, उनका क्या बनेगा, जिनका तो वो कहानी कर लेंगे, रोटी इसी से चल रही है। आज रीमा साहिबा ने भी तो बाहर गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि आप अपने चस्कों के लिए जो है व्लॉगर्स के लिए इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। नारे साहिबा, ये डोमेन आपकी नहीं है, मैं पॉलिटिकल साइड के एतबार से कहूंगी, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होने की जरूरत है, और मुत्तहिद रहने के लिए आपको लगता है कि ये इस वक्त मौके की जरूरत है, मुनासबत से ये काम हो जाना चाहिए, ये सियासी रंजिशें बढ़ जानी चाहिए? मैं मुत्तफिक हूँ आपसे कि मुल्क की सलामती के लिए मुल्क के अंदरूनी जो हमारे मसाइल हैं वो सब एड्रेस होने चाहिए, ताकि दुश्मन कोई हमारे अंदर खलीज ना देखे जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा सके। सो ये बहुत अच्छा वक्त है कि हम अपने अंदरूनी मसाइल और मामलात को हल कर लें।
ठीक है, अब लास्ट कमेंट जी, फिर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो बस ये इस पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ अपनी बात कि मेरी आपी और मेरी भाभी भी नायला चौहान साहबा बड़े अरसे से खाने की दावत दे रही थी मुझे, जो मैं नहीं जा सका। अब मेरा ख्याल है आपी नायला चौहान साहबा ज़रियाब को, रज़ी साहब को भी बुला लेते हैं, आपके हाथों का खाना ही खा लेते हैं इसी खुशी में। बात ऑनर की है ना, तो आपने उनके मेहमान बढ़ा दिए, आपने उनके मेहमान बढ़ा दिए। चले जी, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।